आज का हमारा टॉपिक है 7 ईयर वॉर। तो सबसे पहले हम लोग इसके कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले हम लोग 7 ईयर वॉर की बैकग्राउंड्स देखेंगे, ओवरव्यू लेंगे, इसमें जो अलाइज बने थे वो देखेंगे, इसकी वजूहात क्या थी वो देखेंगे, ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन क्या थी और इस 7 ईयर वॉर में इसका क्या रोल था। रोल प्लेयर देखेंगे कि कौन से लीडर थे जो इस वॉर को कंडक्ट कर रहे थे। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स देखेंगे, इसमें इवेंट्स कौन कौन से हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। लीडरशिप कैसे चेंज हो रही थी ये देखेंगे। इसके बाद इसके जो फेजेस होते हैं वो पढ़ेंगे और आखिर में इसके रिजल्ट्स देखेंगे। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बैकग्राउंड। And it is a 7 year war was started 1756 till 1763। ठीक है, ये एक 7 साल की जंग थी जो 1756 से 1763 तक जारी रही। ये एक बहुत बड़ा मेजर कॉन्फ्लिक्ट था आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था ग्रेट पावर्स के दरमियान। 7 ईयर वार जो है ये एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है। ग्लोबल मीन इंटरनेशनल लेवल पर थी ये वॉर, ठीक है, जो ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच में थी। बेसिकली ये दो कंट्रीज़ आपस में लड़ रहे थे, लेकिन इसमें और भी जो कंट्रीज़ थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बेसिकली जो था ये तनाज़ात ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस का था। इसके बाद देखते हैं अलायंस जो है, एक तरफ थे पर्शिया, ब्रिटिश, हैनोवर, दूसरी तरफ जो अलायंस थे वो थे फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, रशिया। इसमें बाद में और भी कंट्रीज़ ने जो है पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद हम देखते हैं कॉजेज़, इसकी वजूहात क्या थी। सबसे पहले तो ये जो वार थी ये कमर्शियल और इम्पीरियल रिवाइवल थी, ठीक है, ब्रिटिश और फ्रांस के दरमियान। सबसे पहले हम थोड़ी हिस्ट्री को टच करेंगे क्योंकि हिस्ट्री को जाने बिना हम इस जंग के बारे में नहीं जान सकते हैं। सिलीसिया एक जर्मनी का हिस्सा था जो मतलब प्रोड्यूस करता था लार्ज वर्ल्ड में एक कोल, मतलब कोयला जो होता है ना वो प्रोड्यूस करता था। ऐसे कह सकते हैं कि एक ट्रेडिंग पॉइंट था, लेकिन ये 1970 में जर्मनी का एक पार्ट था। असल में जो जंग की वजूहात थी वो कहा जाता है कि 7 ईयर की यहीं से ही शुरू हुई थी, सिलेसिया से, ठीक है। अब सिलेसिया जो था वो 1917 में जर्मनी के पास था, लेकिन ऑस्ट्रियन जो हैं वो ये चाहते थे कि हम अपना ये जो प्रोविंस है, ये प्रोविंस जो था ये ऑस्ट्रिया का था बेसिकली, वो चाहते थे कि जर्मनी से हम वापस ले लें। तो हम फिर उसके बाद ये ऑस्ट्रिया के हिस्से में था सिलेसिया। अब जो लीडर था पर्शिया का वो ये चाहता था कि सिलेसिया जो है उस पर हम लोग डोमिनेंट हो जाए, क्योंकि ये एक ट्रेडिंग पॉइंट था। यहाँ से मतलब पूरी दुनिया में जो सप्लाई होता था वो कोयला सप्लाई होता था, एक ट्रेडिंग पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। समझो ये सिलेसिया एक ऐसा पॉइंट है जो जिसके पास भी होगा वो मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर कंट्री होगी। तो 1970 में ये एरिया पहले जर्मनी के पास था। इसके बाद जो है ऑस्ट्रिया ने इसको वापस लिया, लेकिन अब पर्शिया जो है वो चाहता था कि सिलेसिया हमारे कंट्रोल में आ जाए। अब यहाँ पर ना एक कॉलोनियल सिस्टम भी था। कॉलोनियल सिस्टम के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी, वैसे तो आप लोगों को नो हाउ होगी इसके बारे में। ये देखें, ये एरिया है, ये सिलेसिया एक बीच का एरिया है जिसके आगे बर्लिन, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, पोलैंड, ये सारे कंट्रीज आते हैं। मतलब जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं उनके बीच में ट्रेडिंग पॉइंट है। अब देखते हैं ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन ये क्या थी। जब रोमन एम्पायर था, एक बहुत फेमस एम्पायर था रोमन एम्पायर, जब ये टूट गया था, जब रोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ, जब ये टूट गया तो इसके बाद बहुत सारे एम्पायर्स नए पैदा हुए थे, ठीक है। ये डायनेस्टीज़ जो भी थी आई थी, उन्होंने अपने एक एम्पायर्स बनाए थे अलग अलग। उनमें से एक एम्पायर था ऑस्ट्रियन एम्पायर, ठीक है। अब चार्ल्स फोर जो था वो ऑस्ट्रियन का जो था वो लीडर बना था 20 अक्टूबर 1740 में, ठीक है। अब जो चार्ल्स फोर था उसके पास कोई बेटा नहीं था, उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी जिसका नाम था मारिया थ्रेसिया, ठीक है। तो उसकी एक ही बेटी थी, लेकिन अब वो ये चाहता था चार्ल्स
कि मैं अपनी बेटी को जो है ना मतलब लीडर बनाऊँ। ज़ाहिर सी बात है जब मैं मर जाऊँगा तो मेरे बाद मेरी बेटी यहाँ पर लीडरशिप करे। मगर फ्रांस और ब्रिटिश जो थे वो रिफ्यूज़ करते थे इस चीज़ को कि भाई एक लड़की लीडरशिप नहीं कर सकती है, अगर तुम्हारा बेटा होता तो वो करता, लेकिन अब जो है बेटी को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब बाहर की जो कंट्री थी वो इस बात को एग्री नहीं करती थी, वो रिफ्यूज़ करती थी। ये है मारिया थ्रेसिया। इसके बाद देखें ब्रिटिश और ऑस्ट्रिया जो था वो सपोर्ट कर रहे थे चार्ल्स IV को, जबकि फ्रांस जो था वो इसके अपोजिट था। तो रिज़ल्ट क्या निकला कि मारिया बिकम अ रूलर ऑफ ऑस्ट्रिया। मारिया जो है वो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस बन ही गई, लीडर बन ही गई। इसके बाद क्या है, ऑस्ट्रियन ऑफ वार ऑफ सक्सेशन जो था इसने एक ग्राउंड सेट कर दिया था 7 ईयर वार का। असल में जो मेरी नज़र में है वजूहात, वो सबसे बड़ी सिलेसिया ही है और उसके बाद चार्ल्स IV और ये जो किस्सा मैंने आपको बताया। इसके बाद रोल प्लेयर कौन थे जो इस जंग में पार्टिसिपेट थे? एक तो ग्रेट ब्रिटेन जिसका लीडर था जॉर्ज II, फ्रांस जिसके लीडर थे लुइस, ऑस्ट्रिया जिसकी लीडर थी मारिया, पेरिस जिसके लीडर थे फ्रेडरिक द ग्रेट और रशिया जिसकी लीडर थी एलिज़ाबेथ। ठीक है, ये रोल प्ले इसलिए लिखना लाजमी थे क्योंकि आगे जाकर लीडरशिप चेंज हो रही थी। इनमें से बहुत सारे लोग मरते हैं, फिर जो दूसरे लीडर्स आते हैं वो अपने तरीके से जो है वो डिसीजन लेते हैं। वेस्टमिनिस्टर कन्वेंशन, अब देखें ये क्या है। वार ऑफ सक्सेशन जो थी वो तो क्लियर बता चुकी थी कि मारिया जो है वो लीडर बन चुकी है ऑस्ट्रिया की, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि मारिया बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ना ही इतनी डिसीजन मेकर है, तो उसको डिफ़ीट करना बहुत आसान है। तो ग्रेट ब्रिटेन और पर्शिया ने एक कन्वेंशन साइन की, ठीक है, या ट्रीटी कह लें, साइन की, जिसका नाम था द वेस्टमिनिस्टर कन्वेंशन, और ये 1756 को साइन की गई थी। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन थी क्योंकि इसमें ब्रिटिश ने डिसाइड किया था कि वो अब ऑस्ट्रिया को एड नहीं देगा, क्योंकि पहले वो एड देता था, सपोर्ट करता था, ये वेपन्स या जो भी सप्लाई करता था, अब वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। और इसमें ग्रेट ब्रिटेन ने पर्शिया के साथ जो बात डिसाइड की वो ये थी कि भाई अगर आप इस कन्वेंशन को साइन कर रहे हो तो मैं आपको सिलेसिया जो है, जो पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं, जिस पे वॉर चल रही है, एरिया है, इसमें हम जो है ना प्रोटेक्ट करेंगे आपको फ्रांस की तरफ से। मतलब पर्शिया पे फ्रांस हमला ना करे या उसको नुकसान ना पहुंचाए, इसमें हम लोग उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये वेस्टमिनिस्टर कन्वेंशन एक साइन हुई थी, ठीक है। द वेस्टमिनिस्टर कन्वेंशन के रिस्पॉन्स में फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने एक ट्रीटी साइन की जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ये ट्रीटी साइन की गई थी 1756 में। ये वेस्टमिनिस्टर कन्वेंशन के रिस्पॉन्स में बनाई गई थी। फ्रांस और पर्शिया ने डिसाइड किया था कि इसमें हम लोग एक न्यूट्रल रोल प्ले करेंगे, हम किसी के भी मामलात में ना बोलेंगे, ना ही हम किसी और को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर हम दोनों में से किसी एक पर भी कोई दूसरी कंट्री अटैक करती है तो हम एक दूसरे का साथ भी देंगे और आप मिल के फ़ाइट करेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि पर्शिया ने अटैक किया सिलेसिया पर 1756 में, और यहाँ से ऑफिशियली 7 ईयर वार स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जो इवेंट्स हुए, जो मेजर और इम्पॉर्टेंट इवेंट थे, वो ये थे कि फ्रांस और रशिया ने ऑस्ट्रिया पर अटैक किया, बट अनफॉर्चुनेटली फ्रेडरिक द ग्रेट जो थे उन्होंने डिफ़ीट कर दी इन तीनों कंट्रीज़ को। वो एक अकेले ही बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, ऐसे ही उनका नाम नहीं था द ग्रेट। अब इसके बाद स्वीडन ने भी इस जंग को ज्वाइन किया। फ्रेडरिक द ग्रेट जो थे उन्होंने एक और जंग भी वॉन की थी जिसको बैटल ऑफ रोज़बेक कहा जाता है। इसके बाद 25 अगस्त 1758 को फ्रेडरिक द ग्रेट को सबसे बड़ी डिफ़ीट हुई थी। इस वॉर में फ्रेडरिक द ग्रेट को सिर्फ एक ही बार डिफ़ीट हुई, जो कि रशिया ने की थी जॉर्डम्फ में, जिसके अंदर तकरीबन 21,000 आर्मी सोल्जर जो हैं वो मारे गए थे। मतलब 30% नुकसान हुआ था।
फिर इसके बाद 1759 में फ्रेडरिक ने एक और वार वॉन की, क्योंकि इस नुकसान के बाद वो और ज़्यादा जोश में आ गया और उसने तकरीबन जितनी भी वॉर्स हुई 7 ईयर्स में चलती रही, सारी वॉर्स वॉन की थी। इसके बाद जब लीडरशिप चेंज होती है, जॉर्ज टू जब मर जाते हैं यहाँ पे, तो जॉर्ज 1760 में जॉर्ज टू की डेथ हो जाती है। 1760 में ही जॉर्ज थ्री जो है वो ब्रिटिश के तख्त को संभाल लेते हैं। इसके बाद विलियम पिट जो हैं वो सबसे ज़्यादा यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं ग्रेट ब्रिटेन के, क्योंकि वो 24 साल की उम्र में प्राइम मिनिस्टर बने। विलियम पिट जो थे उन्होंने एडवोकेट किया इस जंग को, और ये जो ब्रिटिश और पर्शिया के अलायंस थे इसको तोड़ दिया। इसके बाद यहाँ पर एलिज़ाबेथ की भी डेथ हो जाती है। एलिज़ाबेथ की जगह जो लीडर आए वो पीटर थ्री थे, वो एम्पायर बने रशिया के। अब पीटर थ्री जो थे वो इस पर्शिया वार के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक पीस ट्रीटी साइन की फ्रेडरिक द ग्रेट के साथ, और फाइनली एलिज़ाबेथ की डेथ के बाद पीटर थ्री ने एक ट्रीटी साइन की और इस वॉर से विथड्रॉ कर लिया। अब जब रशिया ने ही वॉर से विथड्रॉ कर लिया था, तो इसके बाद एक ग्रेट फेज़ शुरू होता है इस वॉर का, जिसमें ब्रिटिश डिक्लेयर करता है वॉर स्पेन के अगेंस्ट 1762 में। अब स्पेन ने भी इस वॉर में एंट्री कर ली 1762 में। अब स्पेन ने क्या किया इस अटैक के बाद, हालांकि ब्रिटिश ने जो अटैक किया था स्पेन के ऊपर, उसके रिस्पॉन्स में स्पेन ने अटैक किया पुर्तगाल के ऊपर। अब यहाँ पर ब्रिटिश क्या चाहता था, ब्रिटिश चाहता था कि वो स्पेनिश जितनी भी सिटीज़ हैं उनको कंट्रोल कर ले, जिसमें हनावा, क्यूबा, मनालिया, ये सारी सिटीज़ आती हैं। तो वो स्पेन जो है वैसे रिसोर्सफुल है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि ब्रिटिश ये चाहता था कि अब वो स्पेन पे डोमिनेंट हो जाए और उसको अपना कॉलोनियल बना ले, बट ऐसा भी नामुमकिन था। इसके बाद अब रिजल्ट्स क्या निकले, 1763 में फाइनली ये वॉर ख़त्म हुई। किसके साथ? सिर्फ 2 ट्रीटीज़ के साथ जो पीस ट्रीटीज़ साइन की गई थी। एक थी द ट्रीटी ऑफ पेरिस जो 10 फ़रवरी को साइन की गई थी, जिसमें ब्रिटिश, हैनोवर, फ्रांस और स्पेन शामिल थे। दूसरी जो ट्रीटी साइन की गई थी वो 15 फ़रवरी को साइन की गई थी, जिसमें ऑस्ट्रिया, पर्शिया और सैक्सोनी शामिल थे। ब्रिटेन जो था उसने मतलब बहुत ज़्यादा हिस्सा था जो फ्रांस का उसको कैप्चर किया था, जो अमेरिका की टेरिटरी में आता था। इसके अलावा इसमें तकरीबन मिलियंस ऑफ पीपल की कैजुअलिटीज़ हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर दबा हुआ था। तो आखिर में होता यही है कि जितनी भी जंगें होती हैं उसके बाद पीस ट्रीटी ही साइन होती है और इसी तरह ये जंगें ख़त्म होती हैं।